गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी कक्षा 9 के हिंदी बुक के चैप्टर 2 का प्रश्न अभ्यास लेकर के आया हूँ, जिसका नेम है ल्हासा की ओर। तो सबसे पहले हम लोग इसके शब्द संपदा को देखेंगे, उसके बाद हम लोग जो है इसके अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स क्या क्या दिए हुए हैं। तो पहला शब्द है डाढ़ा, जिसका अर्थ होता है ऊंची ज़मीन। दूसरा है थोंगला, जिसका अर्थ होता है तिब्बती सीमा का एक स्थान। तीसरा है भीटे, जिसका अर्थ होता है टीले के आकार का सा ऊंचा स्थान। चौथा है कंडे, जिसका अर्थ होता है गाय भैंस के गोबर से बने उपले जो ईंधन के काम में आते हैं। अगला है सत्तू, जिसका अर्थ होता है भुने हुए अन्न, जौ चना का आटा। अगला वर्ड है थुक्पा, जिसका अर्थ होता है सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ। अगला वर्ड है गंडा, जिसका अर्थ होता है मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। अगला वर्ड है चिरी, जिसका अर्थ होता है फाड़ी हुई। अगला वर्ड है भरिया, जिसका अर्थ होता है भारवाहक। अगला वर्ड है सुमति, जिसका अर्थ है लेखक को यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु जिसका नाम लोबजंग शेख था। इसका अर्थ है सुमति प्रज्ञ, अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से पुकारा है। अगला वर्ड है दोनों चीटे, जिसका अर्थ है एनम गांव के पास पुल से नदी पार करने के लिए जोंगपोन मजिस्ट्रेट के हाथ की लिखी लमइक राहदारी जो लेखक ने अपने मंगोल दोस्त के माध्यम से प्राप्त की। अगला वर्ड है दोनिक कस्तो, जिसका अर्थ होता है स्पेनिश उपन्यासकार सार्वेंतेज 17वीं शताब्दी के उपन्यास डॉन क्विक्जोट का नायक जो घोड़े पर चलता था। तो इस तरह से हमने जो है इसके शब्द संपदा को देखा। अब हम लोग इसके अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? तो इसका उत्तर होगा, इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत के इस मार्ग पर यात्रियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ही ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की वहां अच्छी जान पहचान थी, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था, किंतु भद्र वेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। इस बार उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़े में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति के कारण ही हुआ था, क्योंकि लेखक वहां शाम को पहुंचा था। उस समय वहां के लोग छंग पीकर होश खो देते थे, जिससे उन्हें सही गलत की पहचान नहीं हो पाती थी, और सुमति भी उस समय उनके साथ नहीं थे। अब इसका दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो इसका उत्तर होगा, उस समय तिब्बत के पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं थी। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। डाकू पहले लोगों को मार देते, फिर देखते कि उनके पास पैसा है या नहीं, तथा तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण वे लोग खुले आम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहां निर्जन स्थान भी थे जहां पुलिस का प्रबंध नहीं था, तथा कोई दुर्घटना हो जाने पर उसका गवाह भी नहीं मिलता था। अब इसका तीसरा प्रश्न है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? इसका उत्तर होगा, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गए थे। पहला, उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। दूसरा, वे रास्ता भटककर 1.5 मील गलत रास्ते पर चले गए थे, उन्हें वहां से वापस आना पड़ा। इसका चौथा प्रश्न है, लेखक ने सेकर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? इसका उत्तर होगा, लेखक ने सेकर विहार में सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका था, क्योंकि अगर वह वहां जाता तो उसे बहुत वक्त लग जाता और इससे लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। परंतु दूसरी बार लेखक ने उसे रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि वे अकेले रहकर मंदिर में रखी हुई हस्तलिखित 103 पोथियों का अध्ययन करना चाहते थे।
इसका पांचवा प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो इसका उत्तर होगा, लेखक को इस यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला, जगह जगह रास्ता कठिन था, साथ ही परिवेश भी बिल्कुल नया था। दूसरा, उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। तीसरा, डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से भीख मांगनी पड़ी। चौथा, भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी। पांचवा, समय से ना पहुंच पाने पर सुमति के गुस्से का सामना करना पड़ा। छठा, तेज धूप में चलना पड़ा था, अपना सामान भी स्वयं ढोना पड़ा। सातवां, वापस आते समय लेखक को रुकने के लिए उचित स्थान भी नहीं मिला था। अब इसका छठा प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय के तिब्बती समाज के बारे में पता चलता है कि पहला, तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थीं। दूसरा, सारे प्रबंध की देखभाल कोई भिक्षु करता था, वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान सम्मान पाता था। तीसरा, उस समय के तिब्बती समाज में औरतें पर्दा नहीं करती थीं। चौथा, उस समय तिब्बती जमीन जागीरदारों में बटी थी, जिसका ज़्यादातर हिस्सा मठों के हाथ में होता था। अब इसका सातवां प्रश्न है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? इसके ऑप्शंस हैं, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इसका सही आंसर होगा का नंबर का, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। अब इसके रचना और अभिव्यक्ति की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आठवां प्रश्न है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले, इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग हर गांव में लेखक को मिले, इससे सुमति के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं प्रकट होती हैं। जैसे पहला, सुमति मिलनसार एवं हंसमुख व्यक्ति है। दूसरा, सुमति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा है। तीसरा, सुमति उनके यहाँ धर्म गुरु के रूप में सम्मानित होता है। चौथा, सुमति सबको बोध गया का गंडा प्रदान करता है, लोग गंडे को पाकर धन्य अनुभव करते हैं, वह लोगों की आस्था का फायदा उठाने में पीछे नहीं रहता था। पांचवा, सुमति स्वभाव से सरल, मिलनसार, स्नेही और मृदु रहा होगा, तभी लोग उसे उचित आदर देते होंगे। छठा, सुमति बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे तथा तिब्बत का अच्छा भौगोलिक ज्ञान भी रखते थे। अब इसका नौवां प्रश्न है, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपसी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। तो इसका उत्तर होगा, सामान्यतया लोगों में एक धारणा बन गई है कि पहली बार मिलने वाले व्यक्ति का आकलन उसकी वेशभूषा देखकर किया जाता है। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे दुत्कारते हैं। लेखक भिक्षुओं के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मानपूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं, पूज्य होते हैं। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है। उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं, परंतु अच्छी वेशभूषा में कुत्सित विचारों वाले लोग भी हो सकते हैं। गरीब व्यक्ति भी चरित्र में श्रेष्ठ हो सकता है। वेशभूषा सब कुछ नहीं है। कीचड़ में खिलने पर भी कमल अपनी सुंदरता बनाए रखता है। अब इसका 10वां प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहां की स्थिति आपके राज्य और शहर से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका उत्तर होगा, तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है, जो नेपाल का पड़ोसी देश है। इसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। तिब्बत पहाड़ी प्रदेश है। यह समुद्र तट से 16-17 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके रास्ते ऊंचे नीचे और बिहड़ हैं। पहाड़ों के अंतिम सिरों और नदियों के मोड़ पर खतरनाक सोने प्रदेश बसे हुए हैं। यहाँ मीलों मील तक कोई आबादी नहीं होती। एक और हिमालय की बर्फीली चोटियाँ दिखाई पड़ती हैं, दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे नंगे पहाड़ खड़े हैं। तिंगरी एक विशाल मैदानी भाग है, जिसके चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है। यहाँ बीच में एक पहाड़ी है जिस पर देवालय स्थित है।
देवालय को पत्थरों के ढेर, जानवरों के शिंगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया। अब इसका 11वां प्रश्न है, आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। इसका उत्तर होगा ग्रीष्मावकाश में इस बार मैंने अपने माता पिता, बहन और 2 मित्रों के साथ देहरादून घूमने जाने की योजना बनाई। सबको मेरा प्रस्ताव पसंद आया और हम सब 24 मई को अपनी गाड़ी में बैठकर प्रातः 4 बजे देहरादून के लिए रवाना हुए। अभी गाड़ी 25 से 30 किलोमीटर ही चली थी कि अचानक वह घर आकर रुक गई। गाड़ी खराब हो गई थी। यहाँ आसपास कोई शहर या कस्बा नहीं था। सड़क के दोनों ओर खेत थे, रास्ता सुनसान था। हम सब परेशान हो गए। पिताजी ने उतरकर देखा पर उन्हें भी समझ नहीं आया कि गाड़ी क्यों नहीं चल रही थी। हमें वहीं खड़े खड़े 3 घंटे बीत गए। उस सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियों को हमने हाथ देकर रोकने की कोशिश की जिससे कुछ सहायता प्राप्त की जा सके, परंतु सभी लोग जल्दी में थे और कोई भी हमारी बात सुनने के लिए नहीं रुकना चाहता था। शाम होने जा रही थी। हम लोगों का भूख और गर्मी के कारण बुरा हाल था। मेरी छोटी बहन तो परेशान होकर रोने लगी। माँ ने मुश्किल से उसे चुप कराया। जब कोई हल नहीं सूझा तो मेरे पिताजी ने चाचा जी को फ़ोन किया और वे अपने साथ मैकेनिक को लेकर आए। तब कहीं जाकर गाड़ी ठीक हो सकी। इस बीच मेरठ से खाना खरीदा गया और हम लोग रात में 12:30 बजे देहरादून पहुंच गए। हमारा पूरा दिन बर्बाद हो गया था। अब जब कभी हम लोग गाड़ी में बैठकर बाहर जाते हैं या कहीं घूमने की योजना बनाते हैं, वह समस्याओं से भरा दिन बरबस याद आ जाता है। अब इसका 12वां प्रश्न है, यात्रा वृतांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्यपुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है? इसका उत्तर होगा हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में निम्नलिखित पाठ और विधाएं हैं। एक तरफ हमने यहाँ पाठ के नाम लिखे हैं और दूसरी तरफ उसकी विधा, जिसमें पहला है 2 बैलों की कथा जो कि एक कहानी है। दूसरा है लहासा की ओर जो यात्रा वृतांत है। तीसरा है उपभोक्तावाद की संस्कृति जो कि एक निबंध है। अगला है सांवले सपनों की याद जो रेखा चित्र है। उसके बाद है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया जो रिपोर्टाज है। उसके बाद प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग, मेरे बचपन के दिन संस्मरण, एक कुत्ता और एक मैना निबंध। प्रस्तुत विधा यात्रा वृतांत अन्य विधाओं से अलग है। इसका मुख्य विषय है यात्रा का वर्णन। इसमें लेखक ने यात्रा की समस्त वस्तुओं, व्यक्तियों तथा घटनाओं का वर्णन किया है। इसमें मानव चरित्र के अनुभव बहुत संक्षिप्त रूप में आए हैं, जबकि कहानी संस्मरण में मानव वृत्त का चित्रण है। अब इसके भाषा अध्ययन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें इसका 13 नंबर का प्रश्न है, किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पौ फटने वाली थी कि हम गांव में थे, तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। नीचे दिए गए वाक्य को अलग अलग तरीके से लिखिए। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, तो इसका उत्तर होगा यह पता ही नहीं चल पा रहा था कि घोड़ा चल भी रहा है या नहीं। और इसी का दूसरा पॉइंट है, कभी लगता था घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता था पीछे जा रहा है। अब इसका 14 नंबर का प्रश्न है, ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा खोटी, राहदारी, कुची कुची, भीटा, थुक्पा, गांव गिराव, भरिया, गंडा, कंजूर, चोंगी। अब इसका 15 नंबर का प्रश्न है, पाठ में कागज, अक्षर, मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में से कुछ ऐसे ही और शब्द छांटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हो। तो इसका उत्तर होगा मुख्य, व्यापारिक, बहुत, भद्र, चीनी, अच्छी, गरीब, विकट, निर्जन, हजारों, अगला, कम, रंग बिरंगे, मुश्किल, लाल, ठंडा, गर्मा गर्म, विशाल, छोटी सी, पतली पतली, तेज, कड़ी, छोटे बड़े, मोटे। अब इसके बाद है पाठ्येतर सक्रियता, जिसमें 16 नंबर का प्रश्न है, यह यात्रा राहुल जी ने 1930 में की थी। आज के समय यदि तिब्बत की यात्रा की जाए तो राहुल जी की यात्रा से कैसे भिन्न होगी? तो इसका उत्तर होगा 1930 में तिब्बत में आना जाना आसान ना था। ऐसा राजनीतिक कारणों से था
आज उचित पासपोर्ट के साथ आसानी से यह यात्रा की जा सकती है। अब भिखमंगे के वेश में यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। अब यात्रा के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। अब अगला है, आप पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, कौन सी आपदा को सुनामी कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा, भीषण भूकंप के कारण समुद्र में आने वाली तूफानी लहरों को सुनामी कहा जाता है। अब इसका दूसरा प्रश्न है, दुख जीवन को मांझता है, उसे आगे बढ़ने का हुनर सिखाता है, आशा स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, दुख जीवन को साफ सुथरा बनाता है, अर्थात व्यक्ति दुख से निपटने के उपाय सोचता है, उनसे छुटकारा पाता है, भविष्य में इससे बचने की तैयारी कर लेता है और नई आशा, उमंग और उल्लास के साथ जीवन शुरू करता है। तीसरा प्रश्न है, मैगी, मेघना और अरुण ने सुनामी जैसी आपदा का सामना किस प्रकार किया? तो इसका उत्तर होगा, मेघना और अरुण सुनामी में फंस गए थे। वे 2 दिन तक समुद्र में तैरते रहे। कई बार वे समुद्री जीवों का शिकार होने से बचे और अंत में किनारे लगकर बच गए। मैगी ने समुद्र में उठ रही 10 मीटर ऊंची लहरों के बीच अपना बेड़ा उतार दिया। उसमें अपने परिजनों को बिठाकर किनारे आने के लिए संघर्ष करने लगी। उसके बेड़े में 41 लोग और भी थे। इसका 4 नंबर का प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में दृढ़ निश्चय और महत्व के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो इसका उत्तर होगा, बुलंद इरादे, अहमियत। और इसका 5वां प्रश्न है, इस गद्यांश के लिए एक शीर्षक नाराज समुद्र हो सकता है, आप कोई अन्य शीर्षक दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, सुनामी का कहर या प्रकृति का क्रोध, सुनामी। तो इस तरह से आपका हिंदी बुक का चैप्टर 2 लहासा की ओर, जिसका शब्द संपदा और अभ्यास इस वीडियो में कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद।